वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन एवं उसके नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का रूप है, यानी प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। और प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है तथा अनुप्रस्थ तरंग है, यानी प्रकाश को अपन विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहते हैं। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग भी होती है ये, और ये अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग भी होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। यानी एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण भी कौन है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। और प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है, लेकिन प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। यानी प्रकाश का जो वेग है ना, वो माध्यम पर निर्भर करता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? सर्वाधिक होता है। और सर्वाधिक वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यानी प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? निर्वात में होता है। और निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, यानी निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। ठोस, द्रव, गैस, इनमें क्या होता है? निर्वात की तुलना में क्या होता है? कम होता है। यानी माध्यम पर डिपेंड करता है इसका वेग। और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये हमें ध्यान रखना है। ये प्रकाश बिना माध्यम भी चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है तो उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें ध्यान रखना कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जो प्रकाश है ना, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। द्वैत प्रकृति, द्वैत का मतलब होता है डबल व्यवहार करना। यानी प्रकाश जो होता है ना, कभी कण की तरह तथा कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है। ये कभी कण की तरह व्यवहार करता है, कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है। और प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया था? तो डी ब्रोगली ने बताया था। डी ब्रोगली ने द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था। और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होती है। यानी कहाँ से कहाँ तक इसकी तरंग दैर्घ्य होती है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, या फिर इसको अपन दूसरी इकाई में देखें तो 4000 एंगस्ट्रम से 7.5, यानी मतलब ये 7500 एंगस्ट्रम होती है। तो 4000 एंगस्ट्रम से ये 7500 एंगस्ट्रम के बीच होता है। यानी इनके बीच होता है। यहाँ कभी कभी 380 है, मतलब 3800 भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि 400 से 700 के बीच होता है प्रकाश की क्या होती है? तरंग दैर्घ्य होती है। और हमें ध्यान रखना है कि जो प्रकाश है ना, अगर मान लो कोई वस्तु है या आपके पास कोई वस्तु है, उस पर प्रकाश गिरता है और परावर्तित होकर हमारी आंखों पे गिरता है। इस वजह से हमें क्या होती है? हमें वस्तु दिखाई देती है। यानी परावर्तित प्रकाश की वजह से हमें क्या दिखाई देती है? वस्तुएं तथा रंग दिखाई देता है। तो मतलब प्रकाश इस पर, मतलब वस्तु पे गिरेगा, फिर टकरा के वापस अपनी आंखों पे गिरेगा, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो हमें ध्यान रखना है कि परावर्तित प्रकाश की वजह से हमें क्या दिखाई देती है? वस्तुएं और कलर दिखाई देता है। अब देखो विवर्तन क्या होता है? तो विवर्तन अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर प्रकाश का मुड़ना। यानी कोई अपारदर्शी वस्तु का मतलब है जिससे प्रकाश आर पार नहीं गुजर सकता है। ऐसी वस्तु को अपन अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। और अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर अगर प्रकाश मुड़ रहा है तो प्रकाश के मुड़ने की घटना को अपन क्या बोलते हैं? विवर्तन कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखो हम जो मेन टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन किसे बोलते हैं? देखो प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का किसी वस्तु पे, मैंने कहा ना अभी वस्तु से, तो देखो ये अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई प्रकाश किसी वस्तु पे आया, टकराने के बाद यहाँ वस्तु से टकराने के बाद उसी माध्यम वापस लौट गया, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो प्रकाश का टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह हमें ध्यान रखना है। और परावर्तन से ही हमें वस्तुएं तथा रंग दिखाई देता है। मैंने कहा ना, हमें वस्तुएं किसकी वजह से दिखाई देती? परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है और हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो परावर्तित प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं तथा रंग दिखाई देता है। ये हमें ध्यान रखना है कि वस्तुएं तथा रंग हमें किसकी वजह से दिखाई देते हैं? तो परावर्तन की वजह से दिखाई देते हैं। अब देखो परावर्तन, परावर्तन का मतलब भी बताया था कि प्रकाश आया, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ पे प्रकाश आया और यहाँ से टकराया, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गया। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश, जैसे प्रकाश की किरण आ रही है तो उस किरण को, आने वाली किरण को अपन क्या बोलते हैं? आपतित प्रकाश। तो ये आपतित प्रकाश था और यहाँ परावर्तक पृष्ठ था। परावर्तक पृष्ठ टकराया, टकराने के बाद जो जाने वाली किरण है उसे अपन क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण हो गई। और देखो ये बीच में हमने क्या बनाया? अभिलंब बनाया। अभिलंब, अभिलंब क्या होता है? ये सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। यानी जो ये पृष्ठ है ना, इसके लंबवत जो भी होगा ना उसे अपन क्या बोलेंगे? अभिलंब। और लंबवत का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो 90 डिग्री दिख रहा है अपन को, तो हमेशा कैसा होता है? ये 90 डिग्री पे होता है। यहाँ पे देखा जाए तो एंगल जो होगा ना, ये वाला कोण, ये कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। यानी ये 90 डिग्री होता है कौन? अभिलंब। हमें ध्यान रखना है। अब देखो आपतित किरण और अभिलंब, इनके बीच में जो कोण होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? आई। इस आई को अपन बोलते हैं आपतन किरण। उसके बाद ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब है, इसके बीच जो कोण होता है ना उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण होता है ये वाला, और ये वाला कौन सा कोण होता है? परावर्तन कोण होता है। और ये जो दर्पण हमने लिया, ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण, जिसमें हम शक्ल देखते हैं ना, तो वही जहाँ पे अपन शक्ल वगल देखने के लिए जिस
दर्पण का या मिरर का यूज़ करते हैं, वही वाला मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। समतल दर्पण है, यानी परावर्तन की घटना समतल दर्पण के अंदर देख रहे हैं अपन। इन जितने भी दर्पण होते हैं ना, वो परावर्तन की घटना दर्शाते हैं, हमें ध्यान रखना है। अब देखो, प्रकाश की परावर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम कौन कौन से हैं? देखो, पहला नियम तो क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मैंने कहा था कि ये वाला जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? आपतन कोण बोलते हैं, और इस वाले कोण को अपन क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखो, तीनों कौन से कौन तीनों बोल रहे हैं अपन बोल रहे हैं ये वाली आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। ये तीनों एक ही तल के अंदर है, यानी इसी तल के अंदर तीनों है, ऊपर वाले तल के अंदर। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के अंदर है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस परावर्तन के भी 2 नियम है। 2 नियम कौन कौन से हैं? तो पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल के अंदर, ये सभी एक ही तल में होते हैं। अब देखो, सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठ पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं, यानी जो भी परावर्तक पृष्ठ है ना, उन सब पे परावर्तन के नियम लागू होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, इसके बाद एक मतलब देखो, ये मतलब इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण भी अभिलंब से गुजरती है। यानी देखो, मतलब जैसे अभी मैंने बताया था भाई, ये अपने पास दर्पण है, इस दर्पण पे कोई अभिलंब पे, यानी इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण आ रही है अभिलंब पे, तो परावर्तित प्रकाश की किरण भी कहाँ से गुजरेगी? अभिलंब से गुजरेगी। अब देखो, यहाँ पे जो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान है ना, वो कितना होता है? तो देखो, इसका मान 0 होता है। आपतन कोण और परावर्तन का मान कितना होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होता है? 0 होता है। अब 0 कैसे होता है? तो देखो, मतलब जैसे अपन को जानते ही भाई, एंगल देखो यहाँ पे, ये अपने पास एंगल दिख रहा है ऐसा। अब मैंने कहा इधर जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे आके एंगल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ना, जैसे इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, अगर कोई किरण इस वाले एंगल पे आ रही है, इसका मतलब 0 पे आ रही है, तो आएगी 0 पे, तो जाएगी भी किस पे? 0 पे। यानी मान लो इस वाले एंगल पे यहाँ पे आ रही है, तो जाएगी भी इसी एंगल पे। तो मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 होगा। कब? जब प्रकाश की किरण अभिलंब पर आपतित होती है। अब देखो, मैंने तो आप लोगों को ये बताया भाई, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, तो कभी तुम्हारे को मतलब अपन को ये वाला कौन दे देता, कभी बोलता भाई ये वाला 30 का है, तो बताओ आपतन कोण का मान कितना होगा? या फिर ये वाला 30 का है, मतलब आपतित प्रकाश और परावर्तक पृष्ठ है, इसके बीच में एंगल अगर 30 का है, तो पूछता है कि परावर्तन कोण का मान बताओ। तो अपन को पता है कि अगर ये 30 है, ये टोटल कितना होता है? 90 होता है। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। इसका मतलब अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अपने से पूछे जा सकते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका हमको ध्यान रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप मतलब अभिलंब पे आपतित होती है तो परावर्तित भी अभिलंब से ही होगी। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 होगा। बाकी कभी इसका सीधा दे दे भाई, इसका 60 है, तो बताओ इसका मान कितना होगा? तो दोनों बराबर होते तो इसका भी कितना होगा? 60 होगा। और कभी इन दोनों का योग पूछ लेता है भाई, इसका मान दे देता है, बोलेगा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कितना होगा, तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। इन टोटल कितना हो जाएगा? 120। मतलब इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण। दर्पण क्या होता है? देखो, दर्पण क्या होता है? तो दर्पण की एक तरफ पॉलिश करी हुई होती है। अब जैसे अपन वो जो जिसमें जो मिरर होता है, जिसमें अपन अपनी शक्ल देखते हैं, उसमें भी पीछे की तरफ पॉलिश करी हुई रहती है, तो जिसमें एक तरफ पॉलिश करी हुई होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। और इस पर पड़ने वाले प्रकाश को ये क्या करता है? परावर्तित करता है। यानी दर्पण के ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को ये क्या करता है? परावर्तित करता है। तो मतलब दर्पण परावर्तन की घटना को दर्शाते हैं। अब देखो, दर्पण 2 तरह के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? समतल दर्पण। अभी मैंने कहा था परावर्तन की घटना अपने इसी में पड़ी थी, तो एक तो समतल दर्पण होता है, और एक कौन सा होता है? गोली दर्पण। देखो, समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण हो ना, उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है। तो ये हमें ध्यान रखना, जो दर्पण होगा ना, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? समतल होगा। और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखो, अपन ने अपना प्रतिबिंब देखते ही अपन मतलब अपनी शक्ल देखते हैं, तो अपनी देखो शक्ल कैसी होती है? सीधी होती है, और अपन जैसे होते हैं वैसे वैसे दिखते हैं, मतलब बराबर दिखते हैं। तो देखो, प्रतिबिंब एक तो आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है। तो आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब किसमें बनता है? समतल दर्पण में बनता है। ये हमें ध्यान रखना है। और ये दर्पण के पीछे बनता है, और उतनी दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे अपन खड़े होते हैं। यानी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे अपन दर्पण के आगे खड़े होते हैं। तो ये दर्पण के पीछे बनता ही नहीं, अंदर की तरफ। जैसे ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो ये आपके पास दर्पण है, और आप मान लो इतनी दूरी पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हो, तो प्रतिबिंब भी इतनी दूरी पे ही बनेगा। इतनी दूरी पे, जितनी दूरी पे आप खड़े हो, इधर जितनी दूरी पे आप खड़े हो, तो प्रतिबिंब उतनी दूरी के अंदर ही, मतलब उतनी दूरी पे ही बनेगा, वो दर्पण के पीछे बनेगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो समतल दर्पण के बारे में पता होना चाहिए। और जो ये मतलब दर्पण बनता है ना, वो कैसा होता है? पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व का मतलब लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, तो ये पार्श्व परावर्तित हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। और क्या? और देखो, इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। ये हमें ध्यान रखना है कि समतल दर्पण है ना, उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। तो
तो ये भी हमें ध्यान रखना कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है और दर्पण के पीछे बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो गोलीय दर्पण के बारे में देख लेते हैं। और समतल दर्पण के बाद थोड़ा सा और है जो आगे बता रखा मैंने। अब देखो गोलीय दर्पण क्या होता है कि परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गोलीय। अगर परावर्तक पृष्ठ गोलीय है तो सब क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। अब देखो दो तरह का होता है, एक तो होता है अपने अवतल दर्पण और एक कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, तो देखो अवतल दर्पण के अंदर परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित होती है, यानी अंदर की तरफ अगर परावर्तक पृष्ठ है ना तो सब क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। देखो अंदर अवतल, और आ रहा है तो अपन याद रख सकते हैं कि अंदर की तरफ अगर परावर्तक पृष्ठ आ रही है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। मतलब परावर्तक पृष्ठ की तरह केंद्र की तरफ है, केंद्र की तरफ आ रही है ना तो उसे अपन क्या, मतलब गोले का भाग होता ही है, तो गोले के केंद्र की तरफ जो परावर्तक पृष्ठ आ रही है ना तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। और उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण होता है कि परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ मतलब उभरी हुई है। अगर परावर्तक पृष्ठ उभरी हुई है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उत्तल। तो देखो उभरी हुई उत्तल, अंदर की ओर अवतल, तो अंदर से अवतल याद रख सकते हैं और उभरी हुई से अपन क्या याद रख सकते हैं, उत्तल याद रख सकते हैं। मतलब देखो यहाँ केंद्र इस तरफ है, केंद्र के पीछे की तरफ होता है, ये हमें ध्यान रखना है, उभरी हुई होती है। तो उभरी हुई पृष्ठ वाला जो होगा उसे क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ वाले को उत्तल दर्पण बोलेंगे और अंदर वाले को क्या बोलेंगे अपन, अवतल दर्पण बोलेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये दो तरह के होते हैं गोलीय दर्पण भी। अब देखो समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या। देखो मतलब ऐसा होता है कि दो समतल दर्पण या जितने भी समतल दर्पण है अगर वो मतलब किसी कोण पर रखे हुए तो उनमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। देखो प्रतिबिंबों की संख्या के लिए सूत्र क्या होता है, 360 थीटा होता है। थीटा क्या है, थीटा दर्पणों के मध्य कोण है। मतलब दर्पण, दो दर्पण है, मतलब जैसे 90 डिग्री पर रखे हैं, 60 डिग्री पर रखे हुए तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे, इस तरह का क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। तो सूत्र क्या होता है, देखो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360 थीटा होता है। अब ऐसा आ जाए कि दो दर्पण है, मतलब ऐसा है, ये दर्पण एक ये रहा, फिर दूसरा दर्पण ये रहा। मान लेते हैं दोनों कितने डिग्री पर रखे हुए हैं, 60 डिग्री पर रखे हुए हैं। तो पूछता है कि प्रतिबिंब कितने बनेंगे, मतलब सवाल पूछेगा प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो अपन क्या करेंगे, n बराबर 360, कोण कितना आ रहा है, 60 का आ रहा है, जो जीरो कट गया, 6 कम 6 6 36 हो जाएगा, यानी n का मान कितना आ रहा है, 6। अगर n का मान सम आ रहा है तो इसमें से एक माइनस करना है, तो सम आ रहा है 6 आ रहा है, 6 में से एक घटा दो, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी, 5। तो इस समय प्रतिबिंब कितने बनने वाले हैं, 5 बनने वाले हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर n का मान विषम आ जाए तो उतना ही प्रतिबिंब बनता है। अगर मान लो यहाँ आंसर ही 5 आता तो प्रतिबिंबों की संख्या भी कितनी होती, 5 होती। तो ये हमें ध्यान रखना है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र क्या होता है, n बराबर 360 थीटा होता है। थीटा का मान अपन को जो भी दे रखा होता है, दर्पण के बीच का कोण जो भी दे रखा है वो रखना है, भाग लगाना है। अगर मान सम आ रहा है तो एक माइनस करना है और विषम आ रहा है तो वो इसका आंसर होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अगर किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की लंबाई, मतलब उस व्यक्ति की लंबाई की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की लंबाई की आधी होगी तो अपन को उस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। मतलब वैसे जैसे मतलब ये रहा, मान लो ये दर्पण है और ये व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति की जो लंबाई है ना, इसकी आधी लंबाई का क्या होना चाहिए, समतल दर्पण होना चाहिए। तो उस अपन क्या बोलते हैं, तो पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो व्यक्ति की आधी, मतलब इस व्यक्ति की आधी लंबाई का अगर दर्पण लेंगे ना अपन, मतलब ये व्यक्ति कितनी लंबाई है मान लो, तो इसकी आधी लंबाई का, मतलब जैसे मान लो ये व्यक्ति छोटा सा कोई व्यक्ति मान लेते हैं, 4 का है तो 2 का समतल दर्पण होना चाहिए। तो मतलब पूरा इस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना है, व्यक्ति की लंबाई मान लो 4 है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी आधी नहीं 2 होनी चाहिए, तो हम उस मतलब व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। और देखो समतल दर्पण में एक चीज़ और याद रखनी है कि बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो बिंब की दूरी जितनी होगी उतनी की होगी प्रतिबिंब। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मैं कहा मान लेते कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, देखो ये रहा समतल दर्पण है, कोई व्यक्ति जितनी दूरी पे यहाँ खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पे बनेगा अंदर। तो ये बिंब की दूरी हो जाएगी और ये प्रतिबिंब की दूरी। बिंब की दूरी को अपन क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, इसको वी लिखते हैं। तो जितनी बिंब की दूरी होगी उतनी क्या प्रतिबिंब की दूरी होती है समतल दर्पण के अंदर, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखो मतलब सापेक्ष वेग, मान लो कोई इधर से वी वेग से गति करता हुआ आ रहा है तो समतल दर्पण में भी आपको वी वेग से गति करता हुआ दिखेगा। इन दोनों की मतलब गति क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर सापेक्ष वेग पूछे, सापेक्ष वेग का मतलब v2 माइनस v1 करते हैं अपन, तो v माइनस v करेंगे तो देखो डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सापेक्ष वेग कितना आएगा, 2v आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना, सापेक्ष वेग का मान कितना आ जाएगा, 2v आ जाएगा। इसके बाद देखो इसके उपयोग, इसका यूज़ कहाँ करते हैं अपन, तो देखो इसका यूज़ अपन करते हैं पेरिस्कोप के अंदर और कैलिडोस्कोप के अंदर। तो समतल दर्पण का यूज़ कहाँ करते हैं अपन, पेरिस्कोप के अंदर समतल दर्पणों का यूज़ किया जाता है, समतल दर्पणों का यूज़ कैलिडोस्कोप में भी करते हैं। तो पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप में किसका यूज़ करते हैं अपन, समतल दर्पणों का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट है गोलीय दर्पण। अपन ने 2 पढ़े, एक तो कौन सा पढ़ा, उत्तल पढ़ा, और एक कौन सा पढ़ा अपन ने, अवतल पढ़ा। देखो इसके अंदर कुछ इसकी शब्दावली है जो हमें ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहले तो देखो ये मान लो ये कोई समतल दर्पण है, सॉरी ये गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण में मैंने कहा अंदर की तरफ आ रहा तो कौन सा होगा, अवतल होगा, तो ये अवतल दर्पण है।
अवतल दर्पण के अंदर देखो, इसका थोड़ा सा डायग्राम पहले बता देती हूँ। मतलब जैसे मान लो ये आपके पास कोई अवतल दर्पण है, ये वाला, ये अवतल दर्पण यानी कोई भी दर्पण हो सकता है। इस दर्पण का जो केंद्र होगा ना, ये केंद्र परावर्तक पृष्ठ का, ये पूरी परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को अपन क्या बोलते हैं? पी। तो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या होती है? भाई ये गोले का भाग होता है, ये पूरा गोला बन रहा है, इस गोले की जो त्रिज्या होगी ना, उस त्रिज्या को अपन क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यदि वक्रता त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को अपन क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और गोले के केंद्र को अपन क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इस गोले का जो केंद्र होगा ना, केंद्र को सी से लिखते हैं अपन, केंद्र क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। और जो त्रिज्या होगी ना, वो कौन सी त्रिज्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखो मैंने क्या बताया अभी, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? मतलब परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र मतलब मध्य बिंदु होता है। तो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा उसे अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। और मैंने कहा ये जिस गोले का भाग है उसका जो केंद्र होगा, उस केंद्र को अपन क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और जो ये गोला जिस गोले का भाग है उसकी जो त्रिज्या होगी उसे अपन क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उसके बाद देखो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो मैंने कहा देखो ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव होता है। इससे गुजरने वाली जो लाइन होती है, जो रेखा होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को अपन क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होता है? देखो फोकस बिंदु क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। देखो अपने पास दो दर्पण है, एक दर्पण तो अपने पास कौन सा है? एक तो अपने पास अवतल दर्पण है। देखो प्रकाश की किरण मतलब ये मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरी उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। और देखो यहाँ पे ये इसका सेंटर होता है। तो देखो सेंटर मतलब जैसे मान लो आपके पास गोला है, गोले के सेंटर को अगर आप मिलाओगे तो ये 90 डिग्री पे आएगा। मतलब ये क्या होगा? इसका अभिलंब। तो अभिलंब कौन सी भुजा होगी? जो उसके सी से मिलने वाली भुजा को अपन क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये इसका अभिलंब हो जाएगा। जो परावर्तन हुआ आई कोण पे आया और आर कोण पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। प्रकाश की किरण आई और जिस कोण पे उसी कोण पे वापस जाएगी। तो मतलब परावर्तन, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजर रही है उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। और यहाँ परावर्तन की घटना हो रही है, देखो सी से मिला देंगे ना, मतलब वक्रता केंद्र से मिलाएंगे ना, जहाँ भी परावर्तन करवाना अपन को, तो वो आपका विलंब हो जाएगा और जिस कोण पे आएगी उसी कोण पे जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो दूसरा कौन सा है? दूसरा अपने पास है ये उत्तल दर्पण है। बाहर की तरफ आ रहा उभरा हुआ तो उत्तल दर्पण है। यहाँ पे भी देखो मैंने कहा देखो गोले का भाग है तो उसका केंद्र वक्रता केंद्र होगा, त्रिज्या वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अब मैंने कहा देखो प्रकाश की किरण आई, मैंने कहा सी से मिलाएंगे, वो क्या होएगा? उसका विलंब हो जाएगा, यानी ये इसका विलंब है, अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब हो गया। अब देखो प्रकाश की किरण जिस कोण पे आई पे आई है तो मतलब आर पे जाएगी, मतलब आई और आर बराबर ही होंगे, तो जिस कोण पे उसी कोण पे जाएगी, उस तरफ चली जाएगी, बाहर की तरफ जा रही है, मतलब फैल जाती है इसके अंदर किरणें, इसमें मिलती है तो चली गई। अब इसको देखो पीछे की तरफ अपन क्या कर रहे हैं? ज़बरदस्ती मिला रहे हैं। तो पीछे की तरफ ज़बरदस्ती मिलाते हैं ना, तो वो प्रतीत होती बोलते हैं अपन, या फिर अपन आभासी प्रतिबिंब बनता है। ज़बरदस्ती मिलाते हैं तो आभासी बनता है और खुद मिलती तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो देखो यहाँ क्या लिखा मैंने कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, यहाँ तो गुजर रही थी, यहाँ गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, तो उससे अपन क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? तो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, इन दोनों की भी, भाई अपने एक पी माना और एक अपना फोकस बिंदु माना, इन दोनों के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी, यानी फोकस के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद देखो द्वारक। द्वारक क्या होता है? तो गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास, मतलब अपने पास अपन ने गोले पृष्ठ लिया, सभी अपने लिया ये रहा, इसका जो व्यास होता है ना, इस पूरे का जो व्यास, उस व्यास को जैसे आप ऐसे भी मान सकते हो, जितना भी ये व्यास होगा, ये पूरा व्यास को जानती है गोले का व्यास कौन सा होता है? ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लाइन होती है। तो मतलब जो भी आपने ये वर्ताकार इस तरह का लिया ना, उसका जो पूरा ये व्यास होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? द्वारक कहते हैं। यानी परावर्तक पृष्ठ को अपन द्वारक बोलते हैं। जितनी परावर्तक पृष्ठ अपने ले रखी है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? द्वारक कहते हैं। तो ये शब्दावली में इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इसमें जैसे ध्रुव इंपॉर्टेंट है। ध्रुव क्या होता है? क्योंकि लोकेशन वाले सवाल आ जाते हैं, कभी ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कभी स्टेटमेंट वाला सवाल आ जाए तो भी हमें पता होना चाहिए। अब देखो अपन अवतल दर्पण दो तरह के होते हैं। अवतल में इनका अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ आ रहा है ये, मतलब ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो। अवतल दर्पण को अपन अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी का मतलब मिलाता है किरणों को। जैसे मतलब अभी मैंने आपको बताया था, इनका ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, इनका प्रकाश किरण समांतर आ रही है, इधर से भी मान लो समांतर आ रही है। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे फोकस बिंदु बोलते हैं। यानी फोकस से गुजरी, इधर से भी फोकस से गुजरी है, यानी कितनी भी किरणें समांतर लेकर वो सब कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। इन सारी किरणों को मिलाता है, मतलब सारी किरणें एक जगह मिलती है, तो मिलती है इसलिए अपन क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं इसे अपन। तो अवतल दर्पण को अपन क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने बनते हैं? 6 प्रतिबिंब बनते हैं। 5 तो वास्तविक तथा उल्टे बनते हैं और एक आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी सीधा और कैसा बनता है? बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है एक प्रतिबिंब। बाकी 5 प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बनते हैं। ये छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तीनों कंडीशन में।
छोटा, बराबर और बड़ा पाया जाता है। बड़ा भी बनता है, यानी अपन वास्तविक उल्टा ज़्यादा बड़ा भी बोल सकते हैं, वास्तविक उल्टा बराबर भी होता है, वास्तविक उल्टा छोटा भी होता है। तो 3 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। एक ये जो मतलब आभासी सीधा जो बनता है ना, ये दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है। देखो कौन कौन से प्रतिबिंब है, लोकेशन पूछी जा सकती है अपने। देखो जब वस्तु है ना अनंत पे रखी हो, वस्तु कहाँ रखी है अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, हमें ध्यान रखना है। देखो अभी बताया था मैंने कहा था ये आपके पास अवतल दर्पण है, मैंने कहा ये ध्रुव होता है यानी पी, मैंने कहा इस मतलब जो गोला है उसका जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रकाश की समांतर आती है वो टकराने मतलब वही परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे अपन क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। और जो दूर होता है उसे अपन अनंत बोलते हैं। अनंत में कोई वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और कोई वस्तु अनंत और सी, यानी अपन ये जैसे सी के परे पड़ी है, सी के बाद पड़ी है, अगर सी के बाद पड़ी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा प्रतिबिंब। अब देखो दोनों प्रतिबिंब का, देखो अगर कोई वस्तु अनंत पे पड़ी है और मतलब सी के बाद पड़ी है, सी के परे पड़ी है, तो ये वस्तु भी बड़ी होती है, इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है, इधर छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यानी उल्टा नीचे आ रहा है, इसका मतलब उल्टे वास्तविक तथा क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे। अब वस्तु सी पर रखी हो, सी मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और ये प्रतिबिंब बराबर बनेगा, बिल्कुल वस्तु के बराबर बनेगा। तो वक्रता केंद्र पर रखी तो वक्रता केंद्र पे बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा और बराबर बनेगा। उसके बाद सी और एफ के बीच रखा हो, सी और एफ के बीच रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी के बाद बनेगा। मतलब इस तरफ आप इधर चलोगे, इस तरफ आप इस डायरेक्शन में चलोगे, डायरेक्शन बदलनी बस आपको। तो देखो यहाँ जब सी और एफ के बीच रखा हो तो यहाँ सी के बाद बनेगा, सी के बाद बनेगा और ये बड़ा बनेगा। और जब वस्तु अनंत पर रखी मतलब एफ पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। देखो दो चीज़ें कि जब अपन देखना भाई जब एफ पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत, और जब अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ पर बन रहा है। ये दोनों तो याद रखना है। अब देखो ये सी का ध्यान रखना कि जब सी और एफ के बीच रखी हो, देखो सी और एफ के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब सी के बाद बन रहा है, सी के बाद यानी सी के परे बन रहा है। और जब सी के बाद रखी हो, सी के बाद तो सी और एफ के बीच बन रहा है, तो मतलब उल्टे उल्टे होता है, ये ध्यान रखना है। तो बता दें, देखो वापस देखते हैं कि जब अनंत पे रखा हो तो एफ पे बन रहा है, सी के बाद रखा हो तो सी और एफ के बीच बन रहा है। और जब इधर ये वाला मैंने कहा सी और एफ के बीच वस्तु रखी हो तो सी के बाद बन रहा है, और जब एफ पे रखी तो अनंत पे बन रहा है। और एक सी का याद रखना है, सी का सी पर ही बनता है, सी का सी पे बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र पर रखी तो वक्रता केंद्र पे बनेगा। तो ये हमें प्रतिबिंब ध्यान रखना है। ये जो 5 बताइए, पाँचों कैसे होते हैं, वास्तविक, उल्टे उल्टे होते हैं, वास्तविक होते हैं और इनका छोटे बराबर बड़े हो सकते हैं। उसके बाद देखो एक प्रतिबिंब इसका आभासी बनता है जब वस्तु पी और एफ, पी का मतलब ध्रुव और एफ का मतलब ये फोकस दूरी, यानी मतलब फोकस, यानी पी मतलब ये ध्रुव और फोकस के बीच अगर कोई वस्तु रखी है तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। तो एक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा और आभासी बनता है, बाकी 5 प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टे बनते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो इसका यूज़ कहाँ करते हैं अपन, तो इसका यूज़ देखो सर्च लाइट या टॉर्च में करते हैं। यानी टॉर्च और सर्च लाइट में जो दर्पण लगा होता है कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि वाहनों की जो हेडलाइट होती है ना, तो हेडलाइट में अपन किसका यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। इसके अलावा शेविंग दर्पण, यानी जो अपन शेविंग वगैरह करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो दर्पण लगे होते हैं ना, वो भी कौन से होते हैं, अवतल दर्पण लगे होते हैं। सोलर भट्टियाँ होती है, सौर भट्टियाँ, उसमें भी प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए, मतलब लाइट को केंद्रित करने के लिए किसका यूज़ करते हैं अपन, क्योंकि देखो ये मतलब अभिसाई लेंस होता है, मतलब प्रकाश मतलब कुल मिला के सारा प्रकाश एक जगह केंद्रित कर देता है। तो इसके लिए भी अपन किसका यूज़ करते हैं, सोलर भट्टियों में इसका यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का। और दंत चिकित्सक हो गया या फिर कान का मतलब कान, नाक, दांत, इन सब का जो डॉक्टर होता है ना, वो भी किसका यूज़ करता है, मोस्ट ऑफ अवतल दर्पण का यूज़ करता है। मतलब दंत चिकित्सक वगैरह किसका यूज़ करता है, तो अवतल दर्पण का यूज़ करता है, ये हमें ध्यान रखना है। और मैंने कहा ना प्रकाश को मतलब ये मिलाता है, वो भी सब कभी आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा, कोई कागज़ वगैरह ले लिया होगा और जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है अवतल दर्पण, उसको रखा होगा। तो वैसे तो लेंस होता है, दर्पण नहीं होता है, लेंस होता है। उस लेंस को आप रखते हो ना तो जलने लग जाता है। तो वैसे ही वो भी मतलब जो उत्तल लेंस होता है ना, वो भी अभिसाई लेंस होता है। तो वैसे ही ये अवतल दर्पण है ना, ये भी कैसा होता है, ये अभिसाई दर्पण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है ना, वो अपसारी होता है, फैलाने का काम करता है। अभी देखो लग रहा था, अभी मैंने कहा था प्रकाश की किरण आई ऐसे फैल जाती है, यहाँ पे भी आई फैल जाएगी, और पीछे की तरफ मिलाएंगे ना तो ये फोकस से मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ये क्या करता है, ये फैलाने का काम करता है। तो इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 2 कौन सी होती है, 2 होते हैं। दोनों आभासी, सीधे और छोटे बनते हैं। आभासी सीधा चाहे छोटा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण के अंदर बनता है, हमें ध्यान रखना है। अब देखो वस्तु का, जब वस्तु अनंत पे रखी है प्रतिबिंब एफ ए बनेगा, देखा था अभी अपन ने। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखी हो तो प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा। पी का मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। तो 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं। अनंत पे रखी हो तो एफ पे बनेगा, देखो अभी अनंत से वही प्रकाश आ रहा अनंत से, तो ये परावर्तन हो गया, टकरा के चला गया। यहाँ पर अपन पीछे की तरफ मिला रहे तो यहाँ प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब है। जब वस्तु बना रहे तो आभासी है, तो आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब पी और एफ के बीच रखते हैं
मतलब पी और अनंत के बीच में रखते हैं तो पी और एफ के बीच में बनता है छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दो कंडीशन ही होती है इसकी, तो ये हमें ध्यान रखनी है। मतलब इसमें प्रतिबिंब आभासी सीधा ज़्यादा छोटा ही बनेगा। अब देखो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग इसका साइड ग्लास यानी वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए किस मतलब दर्पण का यूज़ करते हैं अपन, उत्तल दर्पण का। यानी जो अपने साइड ग्लास लगे होते हैं गाड़ी में, एक्टिवा वगैरह के अंदर या फिर कोई भी वाहन है कार वगैरह के अंदर, जो पीछे का दृश्य यानी पीछे एक पूरी पूरी गाड़ी दिख जाती है उसके अंदर, तो मतलब इसमें छोटे प्रतिबिंब भी है यानी इसका दृश्य क्षेत्र ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इसमें देख सकते हैं अपन। इसलिए ज़्यादातर अपन ट्रैफिक के अंदर यही मतलब किस दर्पण का यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। पूरी गाड़ी या ट्रक वगैरह सब दिख जाते हैं उसके अंदर। तो वाहनों के पश्च दृश्य देखने में किसका यूज़ करते हैं अपन, साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। उसके बाद स्ट्रीट लाइट होती है, इसमें भी अपन किसका यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण करते हैं। मेन तो ये साइड वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का यूज़ किया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। इसके बाद ये संबंध एक इंपॉर्टेंट संबंध है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। आर मतलब वक्रता त्रिज्या, आर का मतलब तो क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और एफ का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी है। तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। इस 2 को नीचे बेचेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2। छोटा मोटा क्वेश्चन भी आ जाता है कि मतलब कोई बोल दे कि अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी दे रखी है, तो त्रिज्या बताओ, वक्रता त्रिज्या। तो 2 से गुणा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, और अगर मान लो त्रिज्या दे रखी है 2 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगी, फोकस दूरी आ जाएगी। तो छोटा मोटा क्वेश्चन इसका भी आ सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और डायरेक्ट संबंध भी पूछा जाता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये भी आता है सवाल। तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, ये हमें ध्यान रखना। अगर एफ का मान चाहिए तो आर को नीचे भेज दो, तो एफ बराबर यही मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है ना, फोकस दूरी की डबल होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है। दोनों ही कंडीशन में ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखो 1/f, एफ का मतलब मैंने कहा फोकस दूरी होता है, एफ का मतलब, तो वी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी होती है, मतलब प्रतिबिंब बनता है उससे अपन प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। और यू क्या होता है, यू मतलब बिंब की दूरी होती है। मतलब मान लो ये अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण के अंदर मान लो कि ये रखा हुआ आपके कोई आपका मतलब प्रतिबिंब रखा हुआ है, मान लो इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। तो ये जो दूरी है ये वाली दूरी तो क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। और ये जो दूरी है ये कौन सी हो जाएगी, बिंब की दूरी, वी हो जाएगी। और फोकस तो जानते ही अपन, यहाँ कोई एफ होता है तो एफ की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। अब इन सबको चिन्ह के साथ रखा जाता है। देखो चिन्ह का भी ध्यान होना है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह का क्या ध्यान रखना अपन को कि सभी दूरियाँ जो होती है ना वो कहाँ से नापते हैं अपन, ध्रुव से नापते हैं। यानी यहाँ से यहाँ पे अपन रखेंगे मीटर और इस तरफ नापेंगे, तो सभी दूरियाँ कहाँ से नापी जाती है, बी से नापी जाती है। और उसमें भी कंडीशन है कि आपतित प्रकाश, अगर प्रकाश इस दिशा में आ रहा है तो दूरी धनात्मक होगी, अगर इस दिशा में है ना तो क्या होगी, ऋणात्मक। अगर प्रकाश की दिशा में नाप रहे हो तो धनात्मक, और विपरीत दिशा में नाप रहे हो तो क्या होगा, ऋणात्मक। मतलब प्रकाश जैसे मान लो ऐसा आ रहा है और मान लो यहाँ से गुजरा, ये अपन ने कहा समांतर आती है, फोकस से गुजरती है, फोकस है, हमें फोकस दूरी नापनी तो अपन यहाँ से नापेंगे। यहाँ से यहाँ तक नाप रहे हैं तो अपन तो उल्टी दिशा में नाप रहे हैं, तो दूरी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस में लेंगे। यानी आपतित अगर इस दिशा में नाप रहे हैं ना तो ही पॉजिटिव आएगी, इसकी विपरीत नाप रहे हैं ना तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ऋणात्मक आएगी। और ऊपर की दूरियाँ क्या होती है, धनात्मक होती है, और नीचे की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये भी ध्यान रखना है। यानी अगर ऊपर नाप रहे हो कोई, मतलब ऊपर है तो ऊपर वाली धनात्मक होगी और नीचे वाली दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो हमें ध्यान रखना है कि सारी दूरियाँ ध्रुव से नापी जाती है, मतलब यहाँ से नापेंगे, यहाँ से। और जो भी देखो यहाँ से अपन नाप रहे तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अवतल दर्पण के लिए तो फोकस दूरी नेगेटिव लेनी है, मतलब सभी चिन्ह के साथ लेना है। और वैसे तो सब मतलब अवतल दर्पण में सब नेगेटिव आएंगे, क्योंकि देखो इधर मतलब बिंब भी इधर पड़ा होता है, प्रतिबिंब भी इधर रहता है, तो बिंब की दूरी भी नेगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी भी नेगेटिव, फोकस दूरी भी नेगेटिव। यानी अवतल के लिए, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण के लिए सब नेगेटिव आएगा, सब मतलब एफ भी माइनस में आएगा, वी भी माइनस में आएगा, और यू भी क्या आएगा, माइनस में आएगा, तीनों नेगेटिव होता है। तो ये हमें चिन्ह का ध्यान रखना है कि सभी दूरियाँ अपन को दूर से नापनी है। इसके बाद देखो आवर्तन क्षमता। आवर्तन क्षमता क्या होती है, आवर्तन क्षमता एम बराबर क्या होता है, आवर्तन क्षमता को एम से लिखते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं इसे अपन। एच डैश अपन क्या होता है, एच होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, आवर्तन क्षमता कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला और होता है, माइनस का वी अपॉन यू। तो देखो हमें ध्यान रखना है, या तो एच डैश अपॉन एच होता है या माइनस का वी अपॉन यू आता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्तन क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्तन क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि कोई प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है, तो उसके लिए आवर्तन क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, 0, 1, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है क्या होती है, धनात्मक होती है आभासी प्रतिबिंब के लिए, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा बहुत लेंस के बारे में देख लेते हैं। लेंस, तो लेंस सूत्र क्या होता है इसका, देखो लेंस सूत्र वो वाला सूत्र प्लस में था, मतलब देखो दर्पण सूत्र क्या था, दर्पण सूत्र में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था, बस कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ये हमें ध्यान रखना है।
आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या था, तो अपन को पता कि m बराबर h डैश अपन h था, यहाँ पे माइनस था, माइनस का v अपन u था, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, v अपन u डायरेक्टली देखना अपन को, v प्रतिबिंब की दूरी है और u बिंब की दूरी हो जाएगी, ये मेरे ध्यान रखना है। इसके बाद देखो लेंस दो तरह के होते हैं, दो तरह के कौन कौन से होते हैं, एक तो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस ये अवतल दर्पण की तरह होता है, मतलब इसके जो प्रतिबिंब है ना अवतल दर्पण की तरह बनेंगे, और मतलब उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह और अवतल उत्तल दर्पण की तरह, दोनों उल्टे उल्टे होते हैं इसके अंदर। तो देखो उत्तल तो मैंने कहा उभरा हुआ रहता है जो उत्तल है, और मतलब अवतल मैंने कहा अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ जो धसा हुआ है ना वो कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। तो देखो उत्तल मैंने कहा अवतल की तरफ प्रतिबिंब बनेंगे, जैसे अवतल में पढ़ा था अपन ने एफ का अनंत पे बन रहा है, अनंत का एफ पे बन रहा है, बस इसमें ऐसा होता है कि इसमें देखो दो गोले दिख रहे हैं आपको, दो, तो इधर वाला मान लो अपन जैसे मतलब F1 है तो इधर वाला F2 होएगा, तो प्रतिबिंब तो बनेगा इस तरफ बनेगा, यानी इस तरफ से आ रही तो इस वाले मतलब अनंत से आ रही तो इधर इधर अनंत से आ रही तो इधर वाला F पे बनेगा। जैसे प्रतिबिंब बनते देख लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, इसके प्रतिबिंब भी देख लेंगे। उसके बाद देखो अवतल मैंने कहा उत्तल की तरह बिहेव करता है, ये उत्तल दर्पण की तरह अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनते हैं। इसके बाद देखो लेंस क्षमता, लेंस क्षमता क्या होती है, तो लेंस क्षमता होती है 1/f बराबर क्या होता है, मतलब p बराबर 1/f होता है, क्षमता को p से लिखते हैं अपन, पावर बोलते हैं अपन 1/f, f मतलब फोकस दूरी है, तो अभी बताया था देखो अवतल की फोकस दूरी तो नेगेटिव होती है और उत्तल की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्षमता भी पॉजिटिव, और इसकी पॉजिटिव होती है, इसकी क्या होती है, नेगेटिव होती है, हमें ध्यान रखनी है। मतलब अवतल की तो नेगेटिव होती है, उत्तल की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। देखो ये तो मीटर में दे रखा हो तब है, अगर सेंटीमीटर में मान दिया हो ना तो अपन को 100 लेना है, 100/f करना है, मतलब ऐसा आ जाए कि कोई लेंस है उसकी मतलब फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, बोले कि इसकी बताओ मतलब ये लेंस की क्षमता बताओ, तो p बराबर पे क्या लिखेंगे, 100/40 लिखना है। तो देखो ये कट गया, इससे इसे काट लेते अपन, ये आएगा 4 दूनी 8 और बच गया 2, 4 पंजे 20। तो ये अपन ने किस मान लगी, मैंने उत्तल दर्पण लेंस की बोला, तो उत्तल लेंस के लिए मैंने कहा ये प्लस में आएगी, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायफ्टर होता है, इन पीछे क्या लगेंगे अपन, डायफ्टर, तो इसका क्या माना जाएगा, प्लस 2.5 डायफ्टर, ये क्या हो जाएगा, इस लेंस की क्षमता हो जाएगी। और अगर अवतल की दे रखी होती तो नेगेटिव में आंसर होता, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगर दो लेंस है, दो लेंस जुड़े हुए हैं, दो लेंस है तो देखो इसकी आवर्धन क्षमता को अपन जोड़ देंगे डायरेक्ट, क्या होगी, p बराबर p1 प्लस p2, अपन जानते हैं p क्या होता है 1/f होता है, तो 1/f1 हो जाएगा, ये 1/f2 हो जाएगा और ये 1/f हो जाएगा। तो अपन इससे फोकस दूरी निकाल सकते हैं। देखो शॉर्ट डाई का फॉर्मूला क्या होगा, अगर फोकस दूरी को पूछ ले हो तो F1 इंटू F2 अपॉन क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। इतना ज़्यादा डीप में पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अगर बोल देवे कि दो लेंस जुड़े हुए हैं तो उनके दोनों की फोकस दूरी बताओ, तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं भाई, दो लेंस जुड़े हुए तो फोकस दूरी का फॉर्मूला कौन सा होता है, F बराबर F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2, ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आवर्धन क्षमता पूछे डायरेक्ट जोड़ देनी है अपन को, जोड़ दे सकते हैं, मतलब डायरेक्ट प्लस करना अपन को, और प्लस भी अपन को पता है कि चिन्ह के साथ देखना है, अगर उत्तल लेंस है तो प्लस में लेनी है, अगर तो माइनस में लेनी है, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमने मतलब अच्छी तरीके से प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम पढ़ लिया और थोड़ा बहुत लेंस के बारे में पढ़ लिया। थैंक यू।